दोस्तों, एलन मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। बिजनेस वर्ल्ड की अगर बात करें तो एलन मस्क जाना पहचाना नाम है। सितंबर 2023 तक एलन मस्क दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे और अभी भी मोस्टली वो टॉप 3 में रहते हैं। खैर, प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन एलन मस्क की खासियत है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि वो बड़ा दाव खेलते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं और उस चक्कर में कभी कभार थोड़ा बहुत पोजीशन में फर्क पड़ता है। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि एलन मस्क की खासियत, उनकी सक्सेस के बारे में हम काफी बात करते हैं और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या इंसान का फेलियर भी उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है? जी बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एलन मस्क के 5 ऐसे फेलियर्स और कैसे उन्होंने उन फेलियर्स को सामना किया, क्या उनसे सीखा और हमारे लिए उनसे क्या सीख मिलती है। क्योंकि दोस्तों, एज ए बिजनेसमैन या एज ए प्रोफेशनल्स हमें दूसरों के सक्सेस से तो सीखने के लिए मिलता ही मिलता है, लेकिन काफी सारे फेलियर से भी हमको बहुत सारी लर्निंग मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एलन मस्क के लाइफ में कौन से टॉप 5 फेलियर्स हुए हैं, क्या वजह थी और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया और क्या लर्निंग हमारे लिए है। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं एलन मस्क के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, एलन मस्क का नाम टेस्ला या स्पेसएक्स से काफी जाना जाता है। बिजनेस टाइकून्स की अगर बात करें तो यूएस की हिस्ट्री में स्टीव जॉब्स, हॉवर्ड ह्यूजेस, हेनरी फोर्ड, जेफ बेजोस, इस तरह के जो नाम हैं उनमें से एक नाम आता है एलन मस्क का भी। एलन मस्क की अगर मैं अर्ली लाइफ की अगर बात करूं तो उनका पूरा नाम एलन रीव मस्क है और उनकी पैदाइश 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुई थी। अपने माता पिता के 3 बच्चों में से एक थे। उनके फादर साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे और मम्मी कनाडियन मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट थी। 1980 में पेरेंट्स का डिवोर्स होने के बाद में मस्क अपने फादर के साथ में रहने लगे। 10 साल के होते होते उनको कंप्यूटर में काफी रुचि होने लगी और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कंप्यूटर में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम भी डेवलप किया जो स्पेस इन्वेडर स्टाइल्स का बनाया हुआ था, जिसे कि उन्होंने बाद में पीसी मैगजीन को $500 में इसे बेच दिया। बचपन की अगर बात करें तो मस्क और उनके भाई दोनों ने बचपन में प्लान किया था कि एक वीडियो गेम आर्केड भी बनाया अपने स्कूल के पास में, लेकिन उनके पेरेंट्स ने इसे मना कर दिया था। 17 साल की उम्र में मस्क कनाडा मूव कर गए और वहां पर उन्होंने अपने माता की मदद से कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल की। कनाडा आने के बाद में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन में एडमिशन लिया। फिर वहां से उन्होंने ट्रांसफर लेके यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। मस्क ने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया और साथ ही साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स भी उन्होंने कंप्लीट किया वाटन स्कूल से। लेकिन इन दोनों में से फिजिक्स उन पर काफी असर किया था। उनका मानना था कि फिजिक्स जो है ये प्रोवाइड करता है गुड फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग और हमें चीजों के बेसिक फंडामेंटल्स और उनके ट्रूथ के बारे में, उनके कारणों को समझने में भी मदद करता है। 24 साल का होने पर मस्क कैलिफोर्निया मूव कर गए पीएचडी करने के लिए, जहां पर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पर पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटरनेट का मार्केट और सिलिकॉन वैली बूम कर रहा है। खैर, उनके दिमाग में बचपन से ही अपना कुछ कर गुजरने का एक कीड़ा दौड़ रहा था और उन्होंने 2 दिन के अंदर ही पीएचडी के प्रोग्राम को छोड़ दिया। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ में उन्होंने $15,000 के साथ जिप2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। तो ये जो जिप2 कंपनी है ये वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी और ये न्यूज़पेपर को ऑनलाइन सिटी गाइड्स डेवलप करने में मदद करती थी। 1999 में उन्होंने जिप2 कंपनी को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर को $341 मिलियन में सेल कर दिया और उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल X.com, जो कि एक फिनटेक वेंचर था, इसको स्थापित करने में और स्टार्ट करने में उन्होंने खर्चा किया। बाद में X.com जो है एक मनी ट्रांसफर फर्म कोफिनिटी के साथ में मर्ज कर दिया गया और इसके रिजल्टिंग कंपनी बनी पेपाल। तो आपने सुना ही होगा पेपाल कंपनी, जो कि इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करने में मदद करता है। लेकिन अंदरूनी पॉलिटिक्स के वजह से पीटर थायल ने मस्क को पेपाल से आउट कर दिया और पेपाल को बाद में ईबे ने खरीद लिया और इस बिक्री के वजह से मस्क को 1.5 बिलियन की अर्निंग हुई, जो कि करीबन 11.7% हिस्सा था पेपाल का। 2018 के एक इंटरव्यू में मस्क ने बताया था कि जब उन्होंने पेपाल को सेल किया था तो टैक्स वगैरह कटने के बाद में करीबन $180 मिलियन की उनकी बचत हुई थी, जिसमें से कि उन्होंने $100 मिलियन स्पेसएक्स को स्टार्ट करने में खर्चा किया, $70 मिलियन को टेस्ला स्टार्ट करने में खर्चा किया और $10 मिलियन को उन्होंने सोलर सिटी के लिए इन्वेस्ट किया। और ऐसा करने की वजह से उनका सारा पैसा खत्म हो गया था और उनको रेंट देने के लिए भी पैसा
उधार लेना पड़ा था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सरकी टाइप का दिमाग था। अगर बात करें बड़े बड़े बिजनेसमैन की, तो काफी सारे बिजनेसमैन बहुत ही क्रिएटिव सोचते हैं और थोड़ा हट के डिसीजन लेते हैं और काफी मौकों में बहुत रिस्की भी होता है। लेकिन अगर रिस्क नहीं है तो फिर गेन भी नहीं होता है। यह हम मस्क के लाइफ से सीख सकते हैं। उन्होंने कभी भी रिस्क लेना छोड़ा नहीं है, चाहे जितनी भी फेलियर्स आई हो। खैर, अब अगर अभी की बात करें तो 2023 में मस्क करीबन $200 बिलियन का नेटवर्थ होल्ड करते हैं और इनके द्वारा स्थापित फेमस कंपनियों में से टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल और बोरिंग कंपनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मस्क के कुछ फेलियर्स और उनसे कैसे उन्होंने ओवरकम किया और क्या हमें लर्निंग मिलती है। तो दोस्तों, पहला चैलेंज जो हुआ वो टेस्ला का प्रोडक्शन से रिलेवेंट है, जो कि 2008-2009 के बीच में उन्होंने फेस किया था। तो 2008 और 9 के बीच में उन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन चैलेंजेस को फेस किया और ये था टेस्ला का रोडस्टार मॉडल। तो इसमें काफी सारी डिलेज हो रही थी, क्वालिटी इश्यूज आ रही थी और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो रहा था और एक तरीके से हम कह सकते हैं कंपनी का सर्वाइवल भी क्वेश्चन मार्क हो गया था। अब इसको ओवरकम करने के लिए मस्क, जैसा कि जाना जाते हैं, उन्होंने खुद ही इस कंपनी के सीईओ बन गए और बहुत ही क्लोजली उन्होंने प्रोडक्शन टीम और बाकी डिपार्टमेंट के साथ में काम किया, दिन रात मेहनत किया और अपनी टीम को भी इंगेज किया और मार्केट से एडिशनल फंडिंग भी उन्होंने इकट्ठा किया। तो इससे अगर हम लर्निंग की बात करें तो मस्क जो है हैंड्स ऑन अप्रोच पर बिलीव करते हैं और खुद ही चीजों में घुस के उसको लीड करने में बिलीव करते हैं। उनके लिए टफ टाइम कुछ नहीं होता है, टफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी होता है ग्रो करने के लिए और कंपनी को चैलेंजेस को फेस करने में अडेप्टेबल भी बनाता है, ऐसा उनका मानना है। दूसरा उनका फेलियर हुआ था स्पेसएक्स का। तो स्पेसएक्स जो है 2006 से 2008 के बीच में अगर हम बात करें तो फाल्कन 1 रॉकेट ये लगातार 3 अटेम्प्ट में फेल हुई थी। हालांकि अगर बात करें स्पेसएक्स लॉन्च की तो काफी लोगों ने उनको टोका था कि प्राइवेट वेंचर्स कहां स्पेस एक्सप्लोरेशन में सक्सेसफुल हो पाती है, आपका सब कुछ डूब जाएगा। और जब 3 अटेम्प्ट फेल हो गए तो एक तरीके से अगर बात करें तो बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उस समय वो फेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना सब कुछ लगा के चौथा अटेम्प्ट किया और ये फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल भी रहा। और इस चौथे सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद में उनको नासा से करीबन 1.5 बिलियन का एक ऑर्डर भी मिला, जो कि उनके बिजनेस को रिवाइव करने में काफी मददगार साबित हुआ। और अगर हम लर्निंग की बात करें तो मस्क का डिटर्मिनेशन, उनका रेजिलियंस साफ साफ पता चलता है कि फेलियर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, उससे लर्निंग लेनी है और दोबारा जी जान से कोशिश करना है। फेलियर हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हम उसे सीख के आगे बढ़ें, ऐसा उनका मानना है। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी साफ साफ उनमें झलकता है। थर्ड, अगर फेलियर की बात करें तो सोलर सिटी का मर्जर, जो कि 2016 में हुआ था। अब ये सोलर सिटी क्या है? तो दोस्तों, सोलर सिटी एक बिजनेस था जिसमें कि सोलर सिटी कंपनी जो है ये सोलर पैनल इंस्टॉल करती थी घरों में, घरों के छत पे और बिजनेसेस के लिए भी। अब चूंकि एलन मस्क ऑलरेडी टेस्ला के बिजनेस में थे तो उनके साथ में ये सोलर सिटी का बिजनेस काफी कंपैटिबल भी था। तो 2016 की अगर बात करें तो सोलर सिटी बिजनेस काफी बुरी हालत में था, काफी कुछ डेट था उन पे और कंपनी उस टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं थी। और उस समय में मस्क ने सोलर सिटी को $2.6 बिलियन में अक्वायर कर लिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोलर सिटी का जो बिजनेस था ये उनके थॉट प्रोसेस को, जिसमें कि एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एनर्जी कंपनी एस्टैब्लिश करने का था, ये उसको सपोर्ट करता था। अब इसमें फेलियर की बात क्या हो गई? तो जब उन्होंने सोलर सिटी को एक्वायर किया तो इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के वजह से उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था और टेस्ला का जो स्टॉक वैल्यू था काफी डिक्लाइन किया था और लोगों को लगा था कि दोनों के दोनों, यानी कि सोलर सिटी और टेस्ला दोनों को दोनों डूब जाएंगे इस सोलर सिटी के एक्विजिशन की वजह से। लेकिन दोबारा मस्क ने सबको गलत साबित कर दिया, क्योंकि मस्क ने इस मर्जर को टेस्ला के विजन और उनके विजन जो सस्टेनेबल एनर्जी का था उसके साथ में उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, लोगों को कम्युनिकेट किया और कन्विंस किया और धीरे धीरे करके टेस्ला का स्टॉक रिकवर करने लगा और ये उनकी दूरदर्शिता को एस्टैब्लिश करता है। तो अगर लर्निंग की बात करें तो साफ साफ हमें इससे उनके लॉन्ग टर्म का विजन दिखता है कि क्रिटिसिज्म होने के बाद भी अगर आप किसी चीज को मानते हैं कि सही है और ये दुनिया के लिए सही है, बिजनेस के लिए सही है, तो किसी से पीछे नहीं हटना है। और साथ ही साथ हमको ये भी लर्निंग मिलती है कि आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, कितना इफेक्टिवली आप उसको अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं और अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन के साथ में कैसे लिंक कर पा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है।
अगर चौथा फेलियर की अगर बात करते हैं तो मॉडल 3 का प्रोडक्शन डिले, जो कि 2017 से 18 के बीच में हुई थी। तो दोस्तों 2017-18 के बीच में टेस्ला ने सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन डिलेज फेस किया था मॉडल 3 की वजह से, और इसके वजह से उनके कस्टमर के ऑर्डर्स डिले हो रहे थे, प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं कर पा रहे थे और काफी कुछ क्रिटिसिज्म उनको सहना पड़ रहा था। अब कैसे इसको ओवरकम किया उन्होंने? इसके लिए उन्होंने खुद ही अपने आप को प्रोडक्शन के प्रोसेस में झोंक दिया, दिन रात प्रोडक्शन के फ्लोर पर रहे, सब लोगों को साथ में लिया, अपने सारे मैनेजर को इन्वॉल्व किया और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके सब चीजें सामान्य होने लग गई और प्रोडक्शन के गोल को उन्होंने धीरे धीरे करके अचीव करना शुरू किया और मॉडल 3 अपने सारे कस्टमर्स को फिर टाइमली डिलीवरी होने लग गए। अब अगर लर्निंग की अगर बात करते हैं तो मस्क का हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग साफ साफ नजर आता है। उनका एक अलग ही लीडरशिप का जो अप्रोच है और जो क्राइसिस मैनेजमेंट है साफ साफ झलकता है, और कैसे अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे आप अपना कमिटमेंट दिखाएं, ये भी साफ इसमें नजर आता है। पांचवा अगर हम फेलियर की बात करें तो ये बेसिकली उनके पर्सनल और पब्लिक चैलेंजेस के रिलेवेंट है। तो दोस्तों मस्क जो है अपने पर्सनल चैलेंजेस और उनके जो लीगल इश्यूज, साथ ही साथ उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स किए और कुछ उनके जो लीडरशिप स्टाइल जो था ये काफी क्रिटिसाइज किया गया। स्पेशली अगर बात करें टेस्ला, स्पेसएक्स से रिलेवेंट, या उन्होंने बाद में जो ट्विटर को अक्वायर किया जो कि अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, तो ट्विटर का एक्विजिशन करने के बाद में जो मॉडल उन्होंने अपनाया जहां पर कि उन्होंने फोर्स किया मैनेजमेंट को लेट स्टे करने के लिए, ऑफिस में ही रुकने के लिए वगैरह वगैरह, ये काफी क्रिटिसाइज किया गया। अगर हम लोग इसको ओवरकमिंग की अगर बात करें तो मस्क ने सारे लीगल मैटर को स्टेप बाय स्टेप मैनर में एड्रेस किया और अपनी कुछ पब्लिक कंट्रोवर्सीज के लिए उन्होंने लोगों से माफी मांगी। और अगर हम लर्निंग की बात करें तो ये हमें काफी बड़ी सीख देती है कि मस्क में एक खासियत है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, उसमें सुधार करते हैं और उनमें ह्यूमिलिटी है और सेल्फ अवेयरनेस है। ये उनकी खास एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि मस्क एक स्पेशल इंसान है, एक बिजनेस टाइकून है और ऐसे ही उन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल नहीं की है। ये जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उसके पीछे उनके काफी फेलियर्स हैं और उन फेलियर से लर्निंग लेना, सीखना और बाउंस बैक करना, वापस आना, ये उनकी खासियत है। तो अगर हम की लेसन्स की अगर बात करते हैं तो उनमें जो एक परसिवरेंस की एबिलिटी है, अडप्टिबिलिटी है कि सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को अडॉप्ट करें, अपने आप को चेंज करें, गलतियां सब में होती हैं, उनको एक्सेप्ट करें, सुधार करें और रिस्क लें। अगर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, मे बी वो कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और अगर आप लीडर हैं तो आप में कमिटमेंट भी होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो कि हम सीख सकते हैं। तो आपको ये जो फेलियर्स है और उनसे जो लर्निंग मिली है, इनमें सबसे खास बात क्या नजर आई, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरा बताएं। वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप अपने प्रोफेशनल करियर को एक बूस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे पोर्टल courses.qualityhubiner.com को विजिट करें या हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। नमस्कार।